दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम गुजरात की ही बात करेंगे। उस राजकोट में हुए भयावह, काफी पीड़ादायी उस अग्निकांड की बात करेंगे जिसको मैं लगातार हत्याकांड ही कह रहा हूं। उस मामले में जितना जितना भी अपडेट आ रहा है वो आपको मुझे देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है हमारी, तो हम निभाते रहेंगे। अब जो आ रहा है, जो चीजें सामने खुल के आ रही है वो ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, है ना भाई, जिम्मेदार लोग कौन होते हैं? वो जो पद पे बैठे होते हैं, वो लोग जो पद पे होते हैं, बैठे होते हैं, वो लोग जिम्मेदार होते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे राजकोट में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं, राम भाई मोकरिया। राम भाई मोकरिया जो है वो वैसे बिजनेसमैन है। आप सबको पता होगा, मारुति कुरियर से आप सब परिचित होंगे। उनके संस्थापक, फाउंडर और वो सब करता हरता, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद, और अपने बड़बोलेपन के लिए भी वो जाने जाते, अपने विचित्र प्रकार के बिहेवियर के लिए भी वो जाने जाते। तो उन्होंने एक निवेदन तो ऐसा भी दे दिया जिसकी भी बहुत चर्चाएं हो रही है। वो ये है कि उन्होंने कहा इस पूरे अग्निकांड मामले के चलते कि उनको भी फायर डिपार्टमेंट से एक अपना किसी जगह का एनओसी लेना था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो राम मोकरिया ने कहीं ये कह दिया कि उनको भी 70,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी थी। उसके बाद फिर मामला और तूल पकड़ गया। तो कुछ पत्रकारों ने सोचा कि इस मामले में जाके उनसे बातचीत की जाए। तो जब एक निजी चैनल है, एक प्राइवेट चैनल है, जो न्यूज चैनल है, वीटीवी नाम है उसका, उसके पत्रकार जब उनके घर पे इस बात का खुलासा मांगने के लिए पहुंचे, तो राम भाई मोकरिया ने जो उनके साथ बर्ताव किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए। सांसद रामકરિયા પાસે 70,000ની લાંચ છે તે માગવામાં આવી છે। સીધા રામભાઈ મોકરિયા સાથે વાત કરશું કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે, કારણ કે 70,000ની લાંચ તેઓ પાસે માગવામાં આવી છે। આ બાબતે તેઓ શું કહી રહ્યા છે, સીધા રામભાઈ મોકરિયા સાથે વાત કરશું કે તેઓ શું કહી રહ્યા છે સમગ્ર બાબતને લઈને। રામભાઈ, તમારી પાસે 70,000 રૂપિયાની લાંચ માગવા મારે નથી દેવો તને, જા મારે 70,000 નથી દેવો। 70,000ની મેં તને બોલાવ્યો નથી। 70,000ની લાંચ મેં તને બોલાવ્યો નથી। મીડિયાને જવાબ નથી, મારે નથી દેવો જવાબ। રામભાઈ, મારી ઈચ્છાની વાત છે, નથી દેવો જવાબ। હાલે ભાઈ બંધ કર, રામભાઈ નીકળ બહાર, નીકળ નીકળ બહાર। જે રીતના કેમેરામેનને અત્યારે ધક્કો મારીને બહાર કાઢી રહ્યા છે। આ મારું ઘર છે, તાર બાપનું ઘર નથી। રામભાઈ, કોને કયો છો આવી રીતે? તું જવા દે, બહાર નીકળ ભાઈ। રામભાઈ, આવી રીતે તું મારા ઘરમાં શું કરવા આવ્યો? કોને પૂછીને આવ્યો? તું મારા ઘરમાં કોને પૂછીને આવ્યો? તું તમને હું ઇન્ટરવ્યુ મારા ઘરમાં મારે નથી દેવું ઇન્ટરવ્યુ। મારે ઇન્ટરવ્યુ નથી દેવું। હા, મને ખબર છે, આ મારું ઘર છે, પ્રજાના મારું ઘર છે, મારું ઘર છે, મારું ઘર છે। આ જોઈ લ્યો, લખી લ્યો, થાય કરજે, જા। શું રામભાઈ, શા માટે તમે મારે કઈ નથી કેવું। મીડિયાને તું મને આગળ હું કઈ ના ગયો? મીડિયાને શું કામ ઘરમાં મને પૂછાય ના, તો હું મને આગળ કઈ અહીંથી ભાગી ગયો? ધક્કા શું કામ મારો? તે હું કરવા મને અહીંથી પૂછીને ભાગી ગયો? રામભાઈ, મેં તને કીધું તું દલાલ છે। રામભાઈ, મીડિયાને શા માટે ધક્કા માર્યા તમે? મારા ઘરમાં હું કરવા પૂછાવીને આવ્યો? તમે પ્રજાના સેવક છો, અમે પ્રશ્ન પૂછવા, કઈ ઘરમાં હોય પ્રજાના સેવક? અમે તમને પ્રશ્ન પૂછવા આવ્યા। પ્રશ્ન ન પૂછાય, બાર હું કહું તો જ પૂછવાનો હોય। ઈ શા માટે? એવું 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 હા, એવું જ હોય। કઈ બાપુજી રાજ થોડું છે? ના રે ના, એવું કઈ તમે ચોક્કસથી આ રીતે જેટના બેફામ વર્તન છે તે અત્યારે મીડિયા સાથે કરી રહ્યા છે ને 24 કલાક હલાવી રાખજે, 24 કલાક હલાવી રાખજે। હાલે નીકળો છે। આ રામ મોકરિયા હતા સાંસદ, જેઓ અત્યારે મીડિયા સાથે બેફામ ગેરવર્તણૂક કરે છે। કેમેરાની પણ તેઓ અત્યારે ધક્કો મારીને તોડફોડનો પ્રયાસ છે તે કર્યો છે। 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं क्या हुआ इसमें। ये उन्होंने कहीं बोल दिया कि भाई रिश्वत तो मुझे भी देनी पड़ी थी, अगर मुझे फायर डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए, जो मुझे चाहिए था, तो मैंने भी 70,000 रुपए की रिश्वत दी थी। इस बात पर वो, ये जो वीटीवी चैनल का पत्रकार है, वो उनके घर पे पहुंचा कि ये जो हमको सुनने में आ रहा है, तो इस पर आप जरा खुलासा कर दे कि क्या हुआ था। तो इनका जो है दिमाग का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने धक्के देना शुरू कर दिया और कहा कि पिताजी का उल्लेख, जो पत्रकार था उनके पिताजी का जिक्र करते हुए कुछ ऐसा कहा जो उनको नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर है, पूछे बगैर कैसे घुसे।
और उन्होंने ये भी कहा कि तुमसे जो हो वो कर लो, तुम चाहे इसको 24 घंटा इस दृश्य को दिखाते रहो, मैं नहीं डरता। और उन्होंने ये भी कहा कि सवाल तो वही पूछो जो हम कहें, जिसके जवाब देना हम चाहते हैं, और सवाल तभी पूछो जब हम कहें। तो ये सांसद हैं, ये मीडिया को, अब वो जो पत्रकार था उसने कोशिश तो यही की थी कि भाई ये जो 70,000 रुपए की रिश्वत आपने दी है, इस पर कुछ आप खुलासा करें। आप कहते हैं कि मैंने खुद राज्यसभा के सांसद होकर अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैंने 70,000 की रिश्वत दी है एक फायर विभाग डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो सवाल पूछना तो बनता है कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप रिश्वत देते हैं? आप उसी सिस्टम का एक बहुत बड़ा पुर्जा है और आप भी रिश्वत देते हैं, तो ये तो पूछना बनता है। तो क्या गलत किया वो पत्रकार ने? ये सवाल, मैं सिर्फ एक सवाल की बात कर रहा हूं, ये सवाल कहीं से भी पूछना गलत नहीं था। तो इसमें दलाल कहने की क्या जरूरत है? पत्रकार को कैसे आप दलाल कह सकते? ये वाजिब सवाल पूछा जा रहा है। एक राज्यसभा का सांसद, सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, वो अगर कहता हुआ सुनाई दे कि मैंने खुद 70,000 रुपए की रिश्वत दी है, जो बर्ताव किया वो आपने देखा। अब आपको मैं एक और वो वीडियो दिखाता हूं। नैना बहन है, राजकोट शहर की मेयर हैं, शहर की प्रथम नागरिक हैं। वो जब बाहर निकली, पत्रकारों ने घेर लिया, कहा कि आप तो शहर की प्रथम नागरिक है, हमारे शहर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, आप इसके बारे में आपसे हमको कुछ सवाल पूछने हैं। वो जिस तरह से वो भागी है, इग्नोर किया है, दौड़ी है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। ये दृश्य भी देख लीजिए आप। પત્રકારોથી ભાગવાનો સમય નૈનાબેન, તમે મેયર છો રાજકોટના, ભાગો છો કેમ? નૈનાબેન, પત્રકારના સવાલનો જવાબ ના આપવા પાછળનું કારણ શું? કેમ મૌન? ત્યારે પણ ચૂપ હતા, અત્યારે પણ ચૂપ છો બેન, શા માટે ચૂપ છો? કોઈ પ્રેશર છે તમને? બેન, વાસ્તવમાં નૈનાબેન કેમ ભાગો છો? કેમ કોઈ પ્રશ્નના જવાબ નથી આપતા? નૈનાબેન બેન, કોર્પોરેશનમાં છો તમે, મેયર છો, રાજકોટના પ્રથમ નાગરિક છો, રાજકોટની જનતા આગની અંદર હોમાણી છે, દુઃખ નથી? વ્યવસ્થિત થઈ જાય એમ. જવાબ માંગે છે બેન, આ પ્રથમ નાગરિક છો બેન, આ પ્રથમ નાગરિક છો, મેયર છો બેન, આ પ્રથમ નાગરિક છો, અરે આપ બોલ કરી લ્યો, લોકો એમ ભાગો છો તમે? गौरव तो सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि आप प्रथम नागरिक हैं, शहर की इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे शहर में जो है वो घट चुकी है, आप अपनी बात जो है पत्रकारों के साथ, आपको सवाल पूछने की पत्रकार कोशिश कर रहे हैं, आप भाग क्यों रही है? आप मुंह क्यों छुपा रही है? कम से कम आपका जिम्मा बनता है, वो तो दायित्व जो है उसको तो निभाइए। जहां तक दायित्व निभाने की बात है, इस अग्निकांड की जांच करने के लिए जो एक एसआईटी बनी है, उस एसआईटी के जो चीफ हैं, मुखिया हैं, सुभाष त्रिवेदी साहब आईपीएस हैं, उन्होंने भी जो दायित्व निभाने को लेकर, इस जांच के दायित्व को निभाने को लेकर जो बात कही है, ये बड़ी अजीब सी है। अब आप पुलिस अफसर हैं, आपका जिम्मा है कि आपको कोई भी क्राइम हुआ हो तो उसकी जांच करनी ही करनी है, और आपका जिम्मा है कि वो जो आप जांच करें वो बिल्कुल ईमानदारी से, आपने जो शपथ ली है कानून की, उसके दायरे में रहते हुए आपको करनी है। इसके लिए आपको किसी की सूचना, किसी की एडवाइस या किसी का दबाव या किसी का मार्गदर्शन इस मामले में ऑनेस्टी रखने को लेकर हो जांच में, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन लगता है कि सुभाष त्रिवेदी साहब को अपनी जांच ईमानदारी से करने के मामले में वो तो एक अलग बात हो जाती, लेकिन हमारे गृह मंत्री का गुणगान गाना शायद उनको बहुत पसंद है।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने कहा है इसलिए ये जांच बहुत बढ़िया होगी। तो क्या गृह मंत्री नहीं कहते तो जांच जो ऐसे ही जो है कहीं उस पर मट्टी डल जाती, क्या होता? मतलब ये है कि गुजरात के अफसरों में ये जो चापलूसी का कीड़ा जिस तरह से जो है वो मतलब कि घुस चुका है और तहस नहस कर दी है पूरी, एक जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। ये सुनिए, ये मैं सुनाता हूं आपको। ये सुभाष त्रिवेदी साहब है, गृह मंत्री ने कहा इसलिए जांच एकदम ढंग से होगी। सुनिए। गुजरात के माननीय गृह मंत्री श्री ने राजकोट में ये दुर्घटना के लिए जो सीट बनाई थी, उस इंक्वायरी में हमारा क्या क्या तहकीकात हुई है उसको रिव्यू करने के लिए मीटिंग बुलाई थी और साहब ने 2 घंटे के लिए पूरा हमारे साथ डिस्कस किया और वो चाहते हैं कि इस घटना की तह तक जाए और जो कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनकी जवाबदारी जिम्मेदारी होती है उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो। इसलिए उन्होंने कहा और हमें स्पष्ट कहा कि सरकार ये चाहती है कि जो कोई जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही करनी है, तो आप जल्द से जल्द इंक्वायरी करिए और कोई भी बड़ा ऑफिसर हो उसकी भी पूछपरछ होनी चाहिए और उसके बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है वो आपको बतानी है। थैंक यू। जिन आईएएस अफसरों को तबादला हुआ उनके खिलाफ कोई सबके खिलाफ इंक्वायरी जो भी इस प्रोसेस में होंगे सबकी पूछपरछ होगी, जांच होगी। सस्पेंडेड ऑफिसर्स को भी क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा? ये चीज को माननीय डीजीपी साहब इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं, वो साहब डिसीजन लेंगे। थैंक यू। माननीय गृह मंत्री चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री ने 2 घंटे हमसे बैठक की, वो चाहते हैं कि इसकी तय तक जाया जाए, वो चाहते हैं कि बड़े से बड़े अधिकारी अफसर की जो है वो जांच पड़ताल की जाए। अब क्योंकि वो चाहते हैं, सरकार चाहती है, ये 1 मिनट की उनकी जो बाइट है 1.25 मिनट की, उसमें उन्होंने 3 से 4 बार बोला। मतलब कि अगर वो नहीं चाहते या तो वो कुछ कहते ही नहीं, तो क्या आप इस जांच ठीक से नहीं करते, इसको ठीक से नहीं करते क्या? इतनी चमचागिरी क्यों है भाई? इतने दुखद दुर्घटना वाले माहौल में जहां की पब्लिक का गुस्सा और आक्रोश जो है वो धीरे धीरे अपने चरम पे जा रहा है, आपको अभी भी जो है सरकार की चाटुकारिता करने की पड़ी हुई है। आपका जिम्मा है कि कोई भी क्राइम जो घटता है, जो होता है, उसकी आप तह तक जांच करें। इसमें बार बार ये कहना कि गृह मंत्री चाहते हैं, सरकार चाहती है, वो चाहते हैं, क्या मतलब बनता है इस चीज का? रात को चौकीदार जो निकलता है कहता है ना जागते रहो। अब ये इनको देख के कहने का मन होता है कि बस चाटते रहिए आप, और कुछ नहीं कर सकते आप। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। कैसी लगी आपको ये बात? आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइए। और अगर आपको बात पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।